Hello everyone, this is Pratap here and welcome in Biofew classes. This is my third video on cardiovascular disease hypertension. तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने सुना ही होगा कि हाइपरटेंशन, तो कुछ मन में डाउट होता है कि एक्चुअल में होता क्या है हाइपरटेंशन, खासकर मेडिकल स्टूडेंट के लिए। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। देखिए डेफिनेशन, hypertension is a disease of vascular regulation in which elevations of arterial pressure above the normal range. Normal blood pressure is 120 by 80 mm of Hg। यहाँ पे कह रहा है कि हाइपरटेंशन एक वेस्कुलर डिजीज है जिसमें जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल रेंज से एब हो जाता है, और जो एडल्ट के नॉर्मल रेंज ऑफ बीपी मानी गई है वो है 120 बाई 80। बट इन केस अगर हाइपरटेंशन तब होता है जब हमारा बीपी जो है 140 बाई 90 एबव जाता है ऑफ एडल्ट एज। एडल्ट एज के अकॉर्डिंग जब 140 बाई 90 के अबव जब हमारा ब्लड प्रेशर जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि पेशेंट हाइपरटेंसिव है। हम फिगर के माध्यम से ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे आपने देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नॉर्मल आर्टरी है और यहाँ पे हाइपरटेंसिव पर्सन की आर्टरी है। इसमें हो क्या जा रहा है कि जो हमारी आर्टरी है नैरोइंग हो जाती है और थिकनेस होने की वजह से जो हमारा प्रेशर है ब्लड का वो बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से हम हाइपरटेंसिव कहलाते हैं। तो इसी के साथ हम देखते हैं आगे कॉजेज एंड टाइप्स, एक ही साथ हम डिस्कस करेंगे, एक ही साथ में चलते हैं डिस्कस करते हुए। तो सबसे पहले टाइप है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन। इट इज ड्यू टू अननोन कॉज और विदाउट सिस्टमेटिक कॉज। इसमें जो कॉज होता है बिना सिस्टमेटिक का होता है और अननोन कॉज होता है। जैसे फैमिली हिस्ट्री, कोई फैमिली में बात हो गई हो उसके रिगार्डिंग वो बात लेके हम स्ट्रेस में हो, उसके वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज होता है। कोई मेंटल टेंशन हो या आर्टरी डिजनरेशन या हार्मोनल या मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस हो, कोई ये प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और सेकेंडरी क्या है यहाँ पे देखेंगे हम, इट इज ड्यू टू द पैथोलॉजिकल कंडीशन। एग्जांपल ड्यू टू किडनी डिजीज, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है जैसे किडनी डिजीज, पॉलीनेफ्राइटिस हो सकती है। ड्यू टू एंडोक्राइन डिसऑर्डर, कशिंग सिंड्रोम, डायबिटीज मेलाइटस। कशिंग सिंड्रोम हो सकता है या डायबिटीज मेलाइटस हो सकती है। कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज क्या क्या हो सकते हैं, रीनल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। और आगे नेक्स्ट पेज पे है, देखते हैं हम क्या है। टाइप्स है, टाइप्स और कॉज मैंने कहा कि पहले एक ही साथ डिस्कस करने वाला, तो ये भी है क्या कुछ अदर सिम्टम्स हैं। एनलार्ज प्रोस्टेट हो जाता है, टॉक्सीमिया इन प्रेगनेंसी हो जाता है, एक्सेसिव बॉडी वेट हो जाएगा, एक्सेसिव सोडियम इंटेक हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, स्मोकिंग हो जाती है। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन। बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन, इट इज डिफाइंड एज द इंटरमीडिएट एलिवेशंस ऑफ बीपी विथ नॉर्मल रेंज। ये क्या होता है कि हमारा इस केस में हमारा जो बीपी होता है नियर अबाउट 140 और अबव, सम लाइक 150 या लाइक 135, नियर अबाउट यही रहता है बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन में। और एक है नेक्स्ट है मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन। इट इज सिंड्रोम ऑफ हार्टली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर अबव 140 mm ऑफ Hg। मेलिग्नेंट में क्या होता है, मेलिग्नेंट में हमारा जो बीपी है हमेशा 140 के अबव रहता है। अब एक है बेनाइन हाइपरटेंशन। Benign hypertension, also known as uncomplicated hypertension, usually of long duration and mild to moderate severity, may be primary or secondary। benign में क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी बीपी वाली कंडीशन होती है, यही बीपी हमारी कंटिन्यूस रहती है ऑफ टू लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, तो उसी को हम कहते हैं बिनाइन हाइपरटेंशन। एक है वाइट कोट हाइपरटेंशन, जहाँ आप देख सकते हैं is due to anxiety only at the time of measuring blood pressure by doctor or nurse in hospital or clinic। ये तब होता है जब कोई पेशेंट है, उसका कोई मेडिकल स्टाफ, चाहे वो नर्स हो चाहे डॉक्टर हो, अगर बीपी चेक कर रहा होता है, इनकेस उसे मेडिकल फियर होती है उसके वाइट कोट को देख के, तो उसी को बोलते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन। इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए तो बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम मोस्टली यही समझते हैं कि जो चीज़ या जो डिजीज या डिसऑर्डर हमें हो रहा है वो प्रॉपरली होता है कैसे, कैसे कैसे उसकी शुरुआत होती है, इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो बात करते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी की। तो ये थ्री स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्व करें। देयर आर थ्री कंट्रोल सिस्टम प्ले अ मेजर रोल इन मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर। कौन कौन से आर्टेरियल ब्रस्ट फैक्टर होते हैं, सॉरी,
आर्टेरियल बैरोरेसेप्टर होते हैं, दे आर फाउंड इन कैरोटाइड साइनस वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स। बैरोरेसेप्टर हेल्प टू मेंटेन बीपी। जो हमारा बैरोरेसेप्टर होता है वो क्या करता है, मेंटेन करता है बीपी में। अब रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, इसमें भी डिस्टर्बेंस आती है। और फिर चेंज इन द बॉडी फ्लूइड अफेक्ट सिस्टमेटिक आर्टरी प्रेशर, बॉडी फ्लूइड में भी चेंज आती है जो आर्टरियल प्रेशर को भी चेंज करता है। एबनॉर्मलिटीज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर, ये भी हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज सोडियम पोटेशियम और वाटर इन ब्लड, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। उसके बाद इंक्रीज ब्लड प्रेशर। फाइनली जो हमारा होता है वही हो जाता है क्या, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए, सॉरी। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। मॉर्निंग ऑसिपिटल हेडेक हो जाता है। ऑसिपिटल में हमारा बैक साइड जो होता है सर्वाइकल के ऊपर, वहाँ हेडेक होने लगती है। फैटिक यानी थकान सी लगती है। डिजीनेस, चक्कर आने लगते हैं। बर्लिंग विजन, थोड़ा धुंधला सा दिखने लगता है। प्रोटीन यूरिया, हमारे यूरिन में प्रोटीन की मात्रा हो जाती है। हेमेचूरिया, ब्लड आने लगता है यूरिन में। कार्डियक अस्थमा हो जाता है जिसमें सफोकेशन वाली समस्या भी हो सकती है। एंजाइनल पेन होता है, चेस्ट पेन एक प्रकार का। एपिस्टैक्सिस, नोज ब्लीडिंग होने लगती है। पाल्पिटेशन, टिनेटस, रिंगिंग इन ईयर्स, कुछ कह सकते हैं वाइब्रेशन जैसी आवाज आने लगती है कानों में। ब्रेथलेसनेस हो जाती है। और डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या क्या है, मेजरिंग बीपी, चेस्ट एक्सरे, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, हार्ट डिजीज भी हो सकती है, रीनल डिजीज भी हो सकती है, सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस यानी चेस्ट पेन भी हो सकता है। आगे बढ़ते हुए मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ। मेडिकल मैनेजमेंट यहाँ दे सकते हैं कि डायरेटिक्स जो मेडिसिन होते हैं उसे हम दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल कि हमारा थायजाइड 40 mg है, फिर 20 mg है। बीटा ब्लॉकर भी दे सकते हैं। ये प्रिवेंट स्टिमुलेशन ऑफ बीटा एनर्जिक रिसेप्टर सिम्पटिक नर्वस सिस्टम, ये भी अफेक्ट करता है। कैसे देखेंगे, एग्जांपल कुछ मेडिसिन है, एटेनोल, बेटाक्सोल, टाइमोलोल, प्रोपेनोल। कुछ एंजियोटेंसिन भी हैं, कैप्टोप्रिल, रामाप्रिल, बेंजाप्रिल, और कुछ वैसोडाइलेटर भी हैं। यहाँ कुछ उसके एग्जांपल दिए हैं, नाइट्रेट, शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट और लॉन्ग एक्टिंग आइसोब्रेट है। डाइनाइट्रेट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दिए गए हैं। ये एग्जांपल कुछ आप दिए गए हैं, आप नोट कर लेंगे यहाँ पे, आपको अगर नोट करना होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की तरफ। नर्सिंग मैनेजमेंट असेसमेंट, असेस द एंजाइटी लेवल ऑफ पेशेंट। पेशेंट की एंजाइटी लेवल हम चेक करते हैं। टेक मेडिकल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, पेशेंट की हम मेडिकल हिस्ट्री प्रॉपर लेंगे। आस्क डाइट पैटर्न ऑफ पेशेंट, एसेस एजुकेशनल लेवल ऑफ पेशेंट, और उसके न्यूट्रिशन को भी हम चेक करेंगे और उसी के रिगार्डिंग हम न्यूट्रिशन देंगे और उसकी एजुकेशन लेवल भी चेक करते हैं। फिर क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन। एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज, नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोवाइड प्रॉपर नॉलेज अबाउट डिजीज एंड condition to patient, provide comfortable rest to patient, restrict quantity of visitors, give answer to questions of patient. Knowledge deficit, no, knowledge deficit about disease condition. Nursing intervention provide proper knowledge about disease to patient, also try to increase knowledge of patient about its disease. मोस्ट ऑफ द स्टोरी यही है कि कहना चाह रहा है कि जब हम किसी पेशेंट को हैंडल कर रहे होते हैं, किसी पेशेंट को हम जब ट्रीट कर रहे होते हैं, तो उसके जो भी हम ट्रीटमेंट उसे दिए होते हैं उसके बारे में उसे बताना, और जो भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो भी उसमें डिजीज हुई है उसके बारे में पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करना। कोई भी पेशेंट जब नर्सिंग स्टाफ के द्वारा ट्रीट किया जाता है, तब कोई भी डिजीज से होती है तो उसे उस डिजीज के बारे में पूरा पूरा जानकारी हम पेशेंट को देते हैं, और उससे हम अपनी ओपिनियन लेते हैं कि उस पेशेंट ये ट्रीटमेंट करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता। इस ट्रीटमेंट के बाद यदि कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं तो सारे डिस्कस हम जो भी उस डिजीज उस ट्रीटमेंट के प्रॉपर होगा वो हम सारी बातें अपने पेशेंट से शेयर करेंगे, उसे डिस्कस करेंगे। और तो ये था हमारा हाइपरटेंशन टॉपिक जो पूरा क्लियर हो चुका है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये आप यहाँ से भी जूम करके और स्क्रीनशॉट की तरफ मदद से लिख सकते हैं अगर आप चाहें। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।